नमस्कार, संसद टेलीविजन में आपका स्वागत है। मैं हूं अखिलेश सुमन और आप देख रहे हैं स्पेशल रिपोर्ट। स्पेशल रिपोर्ट के इस अंक में हम आपको दिखा रहे हैं भारत के सोलर डिप्लोमेसी की कहानी और पूरी दुनिया में ऊर्जा को लेकर विभिन्न कालखंडों में बनते बिगड़ते समीकरणों की दास्तान। अपनी इस रिपोर्ट में हम आपको यह भी दिखाएंगे किस तरह से भारत की सोलर डिप्लोमेसी ऊर्जा को लेकर दुनिया में संघर्ष की बजाय सहयोग को बढ़ावा देने वाली है। तो आइए देखते हैं रिपोर्ट। रूस यूक्रेन युद्ध ने दुनिया भर में तेल और गैस जैसे परंपरागत ऊर्जा स्रोतों की आपूर्ति पर नया सवाल खड़ा कर दिया है। मध्य पूर्व एशिया की अशांति किसी से छिपी नहीं है। ईरान पर अमेरिकी प्रतिबंधों की वजह से उसके ऊर्जा स्रोतों का उपयोग संभव नहीं हो पा रहा है। वेनेजुएला भी इसी फहरिस्त में है और अब रूस पर भी यूक्रेन से युद्ध के बाद उसकी आर्थिक गतिविधियों पर अमेरिका और यूरोप द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों ने हालात और बिगाड़ दिए हैं। सभी देशों के लिए प्राकृतिक ईंधन खरीदना कठिन होता जा रहा है, पर कई यूरोपीय देश रूस के तेल और गैस पर ही निर्भर हैं, सो उन्होंने सप्लाई चेन पर रोक नहीं लगाई है। एक तो ऑयल की जो प्रोडक्शन है उसमें कमी आई है और उसके चलते जो दूसरे देश हैं जो ऑयल की प्रोडक्शन में लगे हुए हैं वो भी कॉशियसली अपनी प्रोडक्शन बढ़ाना चाहते हैं। दूसरा जो वर्ल्ड शिपिंग है उसके ऊपर बहुत बुरा असर पड़ा है। रशियन क्रूज़, यूक्रेनियन क्रूज़ जो हैं वो जब पोर्ट्स में जाते हैं तो एक्सेप्टेबल नहीं होते हैं और जो रशियन फ्लैग शिप्स हैं, यूरोपियन पोर्ट्स हैं, वहाँ से उनको जाने में तकलीफ़ हो रही है। तो इसी तरह से वर्ल्ड शिपिंग जो है उसके फ्रेट रेट्स बढ़ गए हैं, इंश्योरेंस रेट्स भी बढ़ गए हैं। उसकी वजह से ऑयल के प्राइसेस आपने देखा है कि ऊपर चले गए हैं और उसको नीचे लाने में काफ़ी दिन लग जाएंगे। जब तक यूक्रेन का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो बंद नहीं होता है तब तक इंश्योरेंस और फ्रेट का असर ऑयल के ऊपर बना रहेगा और दबाव बना रहेगा। तो आज ऐसे हालातों के चलते गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोतों की तरफ देखने और उन्हें विकसित करने की जरूरत शिद्दत से महसूस हो रही है, खासकर वो स्रोत जो सुगम है, मुफ्त हैं और भौगोलिक पेटेंट जैसी जटिलताओं से मुक्त हैं। तो बात सौर ऊर्जा यानी सोलर एनर्जी पर जाकर रुकी। भारत इस क्षेत्र में सबसे बड़ा नाम बनकर उभरा है और यहीं बीज पड़ते हैं सोलर डिप्लोमेसी के। हमें चार चीज चाहिए। एक मार्केट चाहिए जो भारत में है, और लैंड चाहिए जो भारत में है, और जो नीड व डिमांड चाहिए वो भारत में है। तो इसीलिए वो जो लैंड, डिमांड, कैपिटल, टेक्नोलॉजी जो भी चाहिए, हमें भारत एक पोजीशन में जो भारत को खुद के लिए बना सकती है और दूसरों देश है जो डेवलपिंग कंट्रीज है, जो एलडीसी है, उनको भी मदद कर सकता है वो एनर्जी ट्रांजिशन में। भारत की सोलर डिप्लोमेसी सभी देशों के बीच सकारात्मक सहयोग के अवसरों के सदुपयोग पर आधारित है। इसका मकसद उन देशों का नेटवर्क बनाना है जो सौर ऊर्जा संपन्न हो और भविष्य की अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति श्रृंखला में इनके महत्व को इंगित करना है। उष्णकटिबंधीय देश यानी ट्रॉपिकल कंट्री होने की वजह से भारत इस क्षेत्र का नेतृत्व करने की प्रबल क्षमता रखता है और इसमें तकनीक संपन्न देश अपना वर्चस्व स्थापित न कर लें, इसलिए भारत ने एक सुव्यवस्थित रणनीति तैयार की है। बहुत सोची समझी डिप्लोमेसी थी क्योंकि भारत प्राइम मिनिस्टर मोदी का ये इनिशिएटिव था। उन्होंने सभी देशों से जिनसे भी बात करी इसके बारे में यही कहा कि आपके पास सूर्य की ऊर्जा है और इसको हम किस तरह से यूज़ कर पाएँ, उसको अपनी एनर्जी ग्रिड में ले पाएँ, उसके लिए एक ऑर्गेनाइजेशन बनाने की बहुत ज़रूरत थी। जितने ज़्यादा देश इस ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे बायलैटरल कोऑपरेशन उतना ज़्यादा बढ़ेगा। 2 नवंबर 2021 को ब्रिटेन के ग्लासगो शहर में भारत ने नया इतिहास रचा।
अंतर्राष्ट्रीय जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन के साथ मिलकर सौर बिजली को एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए एक साझा विद्युत नेटवर्क बनाने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे नाम दिया वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड। इसे संक्षिप्त में ओसोवोक कहते हैं। एक्सेलेंसीज, नमस्कार। आज वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड इसके लॉन्च पर आप सभी का स्वागत है। वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड की मेरी कई सालों पुरानी परिकल्पना को आज इंटरनेशनल सोलर अलायंस और यूके के ग्रीन ग्रिड इनिशिएटिव के पहल से एक ठोस रूप मिला है। राजनयिक रूप से भारत के लिए ये एक नई उपलब्धि थी। भारत की इस पहल से दुनिया भर के करीब 140 देश सीधे इस सोलर ग्रिड से जुड़ेंगे। इससे वैश्विक संभाव बढ़ेगा। युद्ध और टकराव की जगह तालमेल और सामंजस्य बैठाने के प्रयास भी फलीभूत होंगे। तो आपके जेहन में यह सवाल उठता होगा कि कैसे बनेगा यह सामंजस्य। इसका समीकरण यह है कि दुनिया में कई जगहों पे कहीं धूप खिलती है तो कहीं अंधकार होता है, और जहां धूप खिलेगी, जहां सूरज की रोशनी होगी, वहां से सौर ऊर्जा को ग्रिड में डाला जाएगा और तारों के माध्यम से वो उन जगहों पर पहुंचेगा जहां पे अंधकार है। और जब अंधकार की उन जगहों पर सूरज की रोशनी आएगी तो वहां से वहां प्रकाश जाएगा, वहां बिजली जाएगी जहां अभी अंधकार हुआ है। तो एक ऐसा समीकरण है सोलर ऊर्जा का, इस ग्रिड का, कि दुनिया में जहां कहीं भी प्रकाश होगा, जहां कहीं भी अंधकार होगा, एक दूसरे को पूरा करेंगे। प्रथम चरण में ये पहल भारत को मध्य पूर्व, दक्षिण एशिया और दक्षिण पूर्व एशिया के बिजली ग्रिडों से जोड़ेगी। दूसरे चरण में ये अफ्रीकी देशों को जोड़ेगी और तीसरे चरण में ये दुनिया भर के देशों को मिलाने की ओर बढ़ेगी, जिसमें यूरोप, रूस और अमेरिका तथा ब्राजील जैसे सुदूर लैटिन अमेरिका के देश भी शामिल होंगे। इस बृहद कार्य को अंजाम देने के लिए बड़े पैमाने पर संबंधित देशों की सरकारों के बीच संवाद की स्थिति बनेगी। संबंधित देशों के निजी क्षेत्र भी अपने देशों की सरकारों से लगातार संपर्क और बातचीत का सिलसिला बनाएंगे। तो आइडिया ये है कि दुनिया में जहां जहां काफी ज्यादा हमारा सोलर एनर्जी हो या विंड एनर्जी हो या जो भी रिन्यूएबल एनर्जी हो, वो हम पैदा करके कनेक्ट कर सकते हैं ताकि कॉस्ट कम हो। और जब दुनिया को कनेक्ट कर देंगे तभी ब्लैकआउट का पॉसिबिलिटी भी कम होगा। इस अंतर्राष्ट्रीय सौर ऊर्जा नेटवर्क के पूरी तरह से सक्रिय होने के बाद 2050 तक इसमें 2600 गीगावाट बिजली उत्पन्न होने का आकलन है, जिसके चलते हर साल 226 अरब यूरो की बचत की जा सकती है। भारत ने इस नेटवर्क की स्थापना का प्रस्ताव देकर दुनिया के सामने एक नई मिसाल पेश की है, इस रूप में कि जहां दुनिया में विकसित देश अपने हिसाब से सौर ऊर्जा पर काम कर रहे थे, भारत ने इस प्रस्ताव से एकाधिकार की आशंका को खत्म कर दिया है। इसके साथ ही ये पहल दुनिया भर में उस तनाव और टकराव को भी कम करेगी जो तेल और गैस के भंडार पर मध्य पूर्व देशों के एकाधिकार के चलते हुआ करता था। जो फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर डिपेंडेंसी थी वो धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी। आपको मालूम है कि दुनिया भर में कई लोग बहुत सालों से ऑयल का इस्तेमाल कर रहे थे या गैस का इस्तेमाल कर रहे थे, और ये मार्केट के उतार चढ़ाव के ऊपर है कि ऑयल का प्राइस कितना है, गैस का प्राइस कितना है। लेकिन सोलर एनर्जी का प्राइस जो है वो लगातार नीचे ही जाएगा, ऊपर नहीं चढ़ेगा, क्योंकि ये ना ख़त्म होने वाली एनर्जी है। इसीलिए भारत ने इसमें पहल करी, और ये प्राइम मिनिस्टर मोदी की बहुत पहले से सोच थी कि इसका एक सोलर अलायंस बनाया जाए, जो आजकल काफ़ी सक्सेसफुल है। एक्सेलेंसीज, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन को फॉसिल फ्यूल से ऊर्जा दी थी। फॉसिल फ्यूल्स के उपयोग से कई देश तो समृद्ध हुए, किंतु हमारी धरती
हमारा पर्यावरण निर्धन हो गए। फॉसिल फ्यूल्स की होड़ ने जियोपॉलिटिकल तनाव भी खड़े किए, लेकिन आज टेक्नोलॉजी ने हमें एक बेहतरीन विकल्प दिया है। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की स्थापना भारत की प्रभावी सोलर डिप्लोमेसी की एक अनूठी उपलब्धि है। 10 दिसंबर 2021 को इंटरनेशनल सोलर अलायंस को सर्वसम्मति से संयुक्त राष्ट्र महासभा में ऑब्जर्वर की मान्यता मिली। ये इस डिप्लोमेसी का ही असर था कि चीन और पाकिस्तान जैसे विरोधी देशों ने भी इस प्रस्ताव का विरोध करने की हिम्मत नहीं दिखाई। इंटरनेशनल सोलर अलायंस एक ऐसा अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जिसका मुख्यालय भारत में स्थापित किया गया है। दिल्ली के करीब गुड़गांव में स्थित है और इससे भारत की राजनयिक ताकत भी बहुत बढ़ जाती है। हालांकि फ्रांस का सहयोग भी मिल रहा है, लेकिन इसमें मुख्य संसाधन अभी भारत ही लगा रहा है। भारत में सौर प्रकाश की नैसर्गिक बहुलता है। इसे अवसर में बदलने के लिए आधुनिक तकनीक पर भी भारत में काम हो रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक इस दौर में की गई ये पहल भारत की दूरदर्शिता का सशक्त उदाहरण है, जो उसे तेल और गैस से जुड़ी वैश्विक राजनीति और गलत समझौतों से दूर रखेगी। न सिर्फ अपने लिए बल्कि इस स्थिति से दूसरे देशों को बचाने के लिए भारत ने सौर ऊर्जा क्षेत्र की कमान अपने हाथ में रखी और उन सभी देशों को अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया जो भूमध्य रेखा और उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में पड़ते हैं। और इसका राजनयिक प्रभाव कुछ ऐसा बना कि अमेरिका जैसे देश जो शुरू में इसमें शामिल होने से हिचकिचा रहे थे, अब इसके सदस्य बन चुके हैं। भारत ने फ्रांस के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस की स्थापना की थी, यानी 30 नवंबर 2015 को पेरिस में जलवायु परिवर्तन सम्मेलन के मौके पर पेरिस में इसकी नींव रखी गई। बाद में 15 नवंबर 2016 में मोरक्को के माराकेश में इस ग्रुप में अन्य सदस्यों को शामिल करने का प्रस्ताव लाया गया। मोरक्को में 18 सदस्य इसका हिस्सा बने। आज अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के सदस्यों की संख्या बढ़कर 81 हो गई है और इस पर कुल 102 देशों ने सहयोग के लिए हस्ताक्षर किए हैं। और हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वो भी काफी पॉजिटिव और प्रोएक्टिव रोल दे प्लेड, क्योंकि सिर्फ आईसा का हेडक्वार्टर्स इंडिया में रखना ये एक ही चैलेंज था नहीं, दूसरा चैलेंज ये भी था इसको ट्रीटी बेस करने के लिए, क्योंकि जनरल ओपिनियन था ट्रीटी बेस क्यों करना है, उसको समझौता कर लेते हैं, इनफॉर्मल कर लेते हैं, कोई दूसरा शेप दे देते हैं। वो जो टाइट और बाइंडिंग शेप दिया गया। अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस और ओसोवाक की वजह से भारत की कोशिश न सिर्फ अपने को ऊर्जा के मामले में आत्मनिर्भर बनाने की है, बल्कि एशिया और अफ्रीका के उन देशों में भी आत्मनिर्भरता बढ़ेगी जिनके देशों में अभी तक यह माना जाता था कि सूरज की रोशनी ज़्यादा होने से उनके यहाँ कुछ परेशानी है। आज उनकी परेशानी उनकी ताकत में बदल जाएगी। आज भारत के भगीरथ प्रयास को चहुं ओर सराहना मिल रही है। निकट भविष्य में ईंधन क्या होगा, उसका चरित्र क्या होगा, तकनीक क्या होगी, ये सामूहिक प्रयास पर निर्भर करेगा। फिलहाल भारत की नियत सर्वजन हिताय की है। इंडिया और आईसा के बीच एक एग्रीमेंट है, उसको बोलते हैं होस्ट कंट्री एग्रीमेंट, जैसे यूएन और यूएसए के साथ है। तो जो होस्ट कंट्री का इन्फ्लुएंस होता है और जो रूल्स के मुताबिक जो अधिकार है जो वो तो रहेगा। भारत ने सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अपनी क्षमता का आकलन काफी पहले कर लिया था। इसलिए सन 2008 में जहां एक तरफ अमेरिका के साथ परमाणु संधि पर हस्ताक्षर हो रहा था, वहीं सोलर मिशन पर भी काम चल रहा था। इसकी परिणति 11 जनवरी 2010 को नेशनल सोलर मिशन की स्थापना में हुई। आज भारत में सौर ऊर्जा का उत्पादन तेजी से बढ़ रहा है। इसमें प्रति यूनिट खर्च भी कम आ रहा है। जितने भी दूसरे सोर्सेज हैं एनर्जी के, उसको हमको अपनाना पड़ेगा। तो उसमें न्यूक्लियर एनर्जी भी आ जाता है और सोलर एनर्जी भी है। हमारे पास पहले से हाइड्रो एनर्जी थी जो कि हमने काफ़ी हद तक टैप करी है, लेकिन वो काफ़ी नहीं है। और इसी तरह विंड एनर्जी है जो कि एक नई फॉर्म की एनर्जी है। तो ये सब जो हैं ये ना ख़त्म होने वाले टाइप्स के एनर्जीज़ हैं। ये नेचुरल प्राकृतिक देन है जो भारत जैसे देशों में अवेलेबल है।
भारत ने अब सौर ऊर्जा से संबंधित गतिविधियों पर PLI स्कीम लागू कर दी है, यानी उत्पादन आधारित छूट। इसके उत्पादन के लिए 100% विदेशी निवेश की भी इजाजत दे दी गई है। मतलब साफ है कि ऊर्जा के मामले में सभी देश अपनी अपनी भौगोलिक और प्राकृतिक खासियत के हिसाब से काम करना चाहते हैं। जरूरत होती है तो निर्भर होते हैं एक दूसरे देशों पे, लेकिन अगर जरूरत नहीं होती है तो वे स्वतंत्र रहना चाहते हैं। इतिहास में झांकें तो ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे पहले कोयला ही उत्पादक सामग्री थी। ब्रिटेन में जेम्स वॉट ने कोयला आधारित भाप इंजन का आविष्कार किया और इसके बाद औद्योगिक क्रांति हुई, जिससे ब्रिटेन का साम्राज्य पूरी दुनिया में फैलाने में मदद मिली। फिर ईंधन के स्रोत पर भी स्वामित्व के अधिकार की कशमकश पूरी दुनिया में चलती रही। फॉसिल फ्यूल और जो एनर्जी का कंट्रोल है उससे एक सीधा रिश्ता है। तो हमने देखा है कि काफ़ी सारे जो वॉर्स हुए हैं, युद्ध हुए हैं और कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उनमें काफ़ी सारे ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ इन्वॉल्व थे। वो इसलिए इन्वॉल्व थे क्योंकि वहाँ पर जो रजीम थी, जो कंट्रीज़ जो इसका निर्यात करते थे एनर्जी का, उनको रास नहीं आए। तो उनके साथ में जो पॉलिसीज़ थी वो अलग पॉलिसीज़ थी और इसलिए ज़रूरी हो गया कि वो जो रजीम चेंज हो इन कंट्रीज़ में, ताकि ऑयल इंपोर्ट्स का रास्ता साफ़ हो सके, कोलैबोरेशन का रास्ता बढ़ सके और किसी एक डिक्टेटर या एक आदमी का इस पर कोई कंट्रोल ना रहे। दोनों विश्व युद्धों का एक कारण ऊर्जा स्रोतों पर कब्जे को लेकर छिड़ा संघर्ष भी रहा, जिनकी चपेट में तमाम कॉलोनीज आ गई थीं। आपकी जानकारी के लिए पहले विश्व युद्ध के बाद मूल ऊर्जा स्रोत कोयले की जगह तेल और गैस ने लेनी शुरू कर दी थी। पानी के जहाजों को भी कोयले की जगह तेल आधारित इंजन में तब्दील किया गया। एक तो तेल आधारित इंजनों से प्रदूषण कम होता था, वहीं उन्हें रखने और धोने में भी कम मशक्कत लगती थी। इसका विकास इतनी तेजी से हुआ कि जहां प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत में ब्रिटिश नेवी के 5% जहाजों में ही तेल और गैस का उपयोग होता था, वहीं युद्ध खत्म होते होते ये बढ़कर 40% तक पहुंच गया। अमेरिकन नेवी ने भी ऐसा ही किया, लेकिन जर्मनी युद्ध के अंत तक इसमें पिछड़ा रहा। जर्मनी का केस लें तो जर्मनी की जो मेटल इंडस्ट्री है, जो स्टील इंडस्ट्री है, उसकी डिपेंडेंसी कोयले पर थी और हालांकि जर्मनी में कोल का रिसोर्स काफ़ी बड़ा था, लेकिन चूंकि उसकी वॉर मशीनरी बढ़ चुकी थी और उसको सस्टेन करने के लिए और जो वॉर मशीन है उसको ज़्यादा बढ़ाने के लिए, वो पावरफुल बनाने के लिए स्टील की ज़रूरत थी। उसके लिए एनर्जी की कंजम्पशन की बहुत ज़रूरत थी। तो इसलिए जो एक्सपेंशन प्लान्स जर्मनी ने सोचे उस टाइम पर, यह भी एक बहुत बड़ी कैलकुलेशन थी, क्योंकि अगर दूसरे कंट्रीज़ के रिसोर्सेज जर्मनी के कंट्रोल में रहे तो वहाँ से एक इनपुट उनको मिलता रहता था। प्रथम विश्व युद्ध ने पूरी दुनिया में तेल और प्राकृतिक गैस उन्माद की नींव डाल दी। इसके आधार पर ही दुनिया की भू राजनीति तय होने लगी, यानी रिश्ते तेल और गैस के आधार पर बनने और बिगड़ने लगे थे। 1918 तक मित्र सेना की प्रथम विश्व युद्ध में जीत हो गई और तेल और गैस का सबसे ज्यादा हिस्सा करीब 50% ब्रिटेन के पास आ गया। इसे लेकर फ्रांस और ब्रिटेन में मध्य पूर्व देशों के तेल स्रोतों पर कब्जे को लेकर रस्साकशी शुरू हुई। अंत में 1920 में दोनों देशों के बीच समझौते के तहत फ्रांस को इसमें से 25% हिस्सा देना पड़ा। इसके बाद अमेरिका भी इस तेल प्रतिस्पर्धा में कूद पड़ा और उसने शर्त लगा दी कि जो देश मध्य पूर्व में उसे तेल के उत्पादन में शामिल नहीं होने देंगे, उन्हें अमेरिका अपने यहाँ भी किसी तेल उत्पादन में शरीक नहीं होने देगा। इसके बाद आया 1928 का रेड लाइन एग्रीमेंट। इसका उद्देश्य तेल की कीमत को एकाधिकार से बचाना था। फिर भी ब्रिटेन और अमेरिका के बीच तनाव कम नहीं हुआ। दोनों देश स्वतंत्र रूप से मध्य पूर्व एशिया के ऊर्जा स्रोतों पर कब्जा करना चाहते थे, लेकिन ब्रिटेन के पास उतनी क्षमता नहीं थी और अमेरिका ने अपने देश से ही तेल निकालना शुरू कर दिया था। जब ऑयल की डिस्कवरी इतनी बड़ी नहीं थी, तब दूसरे तरह की एनर्जी पर डिपेंडेंसी ज़्यादा थी, लेकिन ऑयल के बाद जो है ऑयल के ऊपर डिपेंडेंसी बढ़ती चली गई।
फिर हमने देखा कि मिडल ईस्ट के जो कंट्रीज़ हैं और वेनेजुएला और अफ्रीका के जो कंट्रीज़ हैं, जहाँ जहाँ पर भी तेल की डिस्कवरी हुई, उन्होंने अपने नेचुरल रिसोर्स को एक्सप्लॉइट किया और उसके चलते ये कंट्रीज़, उनकी इकोनॉमीज़ बढ़ती चली गईं। फिर दूसरे विश्व युद्ध के अंत में ब्रिटेन और अमेरिका के बीच तेल आपूर्ति को लेकर एक समझौता हुआ। इसमें अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति फ्रैंकलिन रूजवेल्ट और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल बैठे। इसके बाद स्वेज कैनाल के पास रूजवेल्ट और सऊदी अरब के बादशाह अब्दुल अजीज इब्न सऊद के बीच एक गुप्त बैठक हुई। इसमें दोनों नेताओं ने तय किया कि सऊदी के तेल पर सिर्फ अमेरिका काम करेगा, ब्रिटेन नहीं। जहाँ तक सऊदी अरेबिया और अमेरिका का एनर्जी का एग्रीमेंट का संबंध है, उसमें सऊदी अरेबिया ने एक एक्सक्लूसिव समझौता किया था यूनाइटेड स्टेट्स के साथ में 70 के दशक में, जहां उन्होंने कहा था कि वो अपना जो तेल है उसकी पेमेंट जो है वो डॉलर्स में करेंगे। उसी समय से पेट्रो डॉलर जो है वो मशहूर हुआ है, क्योंकि अगर सऊदी अरेबिया जो कि बहुत बड़ा प्रोड्यूसर है, उसकी पेमेंट जो डॉलर में मिलती है, तो डॉलर एक अहम करेंसी बन जाता है और तब से डॉलर जो है वो एक सशक्त करेंसी रहा है। इसके बाद ये साबित हो गया कि ऊर्जा के मामले में कोई किसी का हितैषी नहीं है। मध्य पूर्व के देशों में हितधारक देशों ने अस्थिरता बनाए रखी। इसका दुष्परिणाम वक्त वक्त पर वैश्विक अर्थव्यवस्था पर पड़ता रहा। इस अकेली वजह ने सारी दुनिया में वैकल्पिक ऊर्जा की खोज को बल दिया। भारत की नौकरशाही और राजनीतिक वर्ग इस पूरी स्थिति से वाकिफ थे। इसलिए भारत में ऊर्जा के ऐसे स्रोतों पर लगातार काम हो रहा था जो असीमित मात्रा में उपलब्ध है। और चूंकि भारत में सूरज की रोशनी लगातार उपलब्ध है, इसलिए क्यों न भारत पूरी दुनिया में सौर ऊर्जा के मामले में नेतृत्व करे। और इसी रास्ते पर चल रही है भारत की सोलर डिप्लोमेसी। तो आज की इस खास रिपोर्ट में इतना ही। अगली रिपोर्ट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।